जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फंड्स को लेके बड़ा प्रॉब्लम रहता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर हम लोग क्यों डिपेंड होना चाहिए? क्या लगता है आपको सोलर का क्या फ्यूचर है? सोलर का फ्यूचर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर हम लोग क्यों डिपेंड होना चाहिए। अभी कल की मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक रील देख रहा था। उस रील में एक लेडी आती है, वो बताती है मैं यूएसए में रहती हूँ और पिछले 10 साल से मैं अमेरिका में रह रही हूँ और पिछले 10 साल में मैंने सिर्फ एक बार लाइट कट देखा है। कोई ट्रांसफार्मर नहीं गिर रहा है, कोई वायरिंग का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, एनर्जी को लेके कोई शॉर्टेज क्रिएट नहीं हो रहा है। तो जब मैंने वहां पे एक बात सुनी ना, तो मुझे एक बात समझ में आई कि भाई अभी हम इंडिया में भी ना एनर्जी को लेके बहुत क्राइसिस है और अभी इंडिया को एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम लोग लैग करेंगे। और अभी रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज में आपने सुना भी होगा, एलन मस्क बड़ी अच्छी बात बोलता है कि नेक्स्ट करेंसी इज एनर्जी। दैट इज माई पर्सनल बिलीव कि एनर्जी जो है वो 100% किसी भी कंपनी का, किसी भी कंट्री का 100% फ्यूचर है। आपके घर की लाइट आप बंद कर दें, आपकी लाइफ कैसी होगी? कमर्शियल आपके ऑफिस की लाइट हम बंद कर दें, लाइफ कैसी होगी? अगर एनर्जी अगर गायब हो गया तो सारी इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू सब कुछ कोलैप्स हो सकता है, जीडीपी कोलैप्स कर सकती है। तो एनर्जी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें अभी डे बाय डे अगर आप ध्यान से देखोगे तो गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव ले रही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आई, कुसुम प्रोजेक्ट्स आए कि जो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, जो इरिगेशन वाला पार्ट है, उसको कंप्लीटली गवर्नमेंट चाहती है कि 2028 तक जो कंप्लीट इंडिया का जो एग्रीकल्चरल पार्ट है वो हम लोग पूरा सोलर पे शिफ्ट करें, एक मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। इसके अलावा आप कुसुम पार्क देखोगे, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कुसुम पार्क जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। आप देखेंगे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जैसे अडानी, टाटा, अंबानी, व्हाटएवर, ये सभी लोग अपने अपने सोलर पार्क्स भी लगा रहे हैं। तो नो डाउट जब बहुत हाई क्लास लोग इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पैसा डाल रहे हैं तो फ्यूचर इज ब्राइट। और आप अगर देखेंगे कि जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे जिस लेवल का पॉल्यूशन हो रहा है, अभी मतलब मैं रिसेंटली दिल्ली गया था कुछ काम से, भाई लिटरली आप जाओगे तो आपको समझ आएगा कि वहां की एयर क्वालिटी किस लेवल पे गिर चुकी है ना। जो ऐसे हम जैसे लोग जो गांव कल्याण से आए हैं और दिल्ली जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं किसी स्मोक वाले एरिया में आ गया हूँ, राइट। तो दैट इज एन प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, ग्रीन, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, और वो सोलर है। तो इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है सोलर इंडस्ट्री को लेके। बट हाँ, इसमें मैं चाहता हूं कि इंडियन कंज्यूमर इस इंडस्ट्री को समझे कि ये इंडस्ट्री कितनी वैल्यूएबल है, प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है, एटलीस्ट समझे। और पूरी कंट्री जो है वो अपने आप को, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, दैट इज कंप्लीटली एब्सोल्युटली बेस्ट आइडिया है। हर आदमी को, जैसे मैं बहुत सी बार एग्जांपल लोगों के सामने भी देता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश का जो किसान है वो गेहूं उगाता है और उस गेहूं को खाता है, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि जो वो पर्सन है वो गेहूं को लेके इस देश के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, बोझ नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से अगर हर पर्सन अपने लेवल पे एनर्जी जनरेशन पे काम करे तो एक बहुत बड़ा एनर्जी कंजप्शन जो है इक्वल्स टू जितना वो जनरेट कर रहा है उतना ही वो कंज्यूम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो एनर्जी कंजप्शन है वो इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे लाइबिलिटी नहीं बनेगा। आई रियली प्रमोट सोलर, नॉट ओनली सोलर बट हम लोग जैसे विंड एनर्जी की तरफ भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, राइट। तो मेरा ये मानना है कि इंडियन कंज्यूमर को ये बात समझना चाहिए। और अभी रिसेंटली मैं एक सिंगापुर ट्रिप पे गया था, मैं दुबई ट्रिप पे गया था। आई ऑब्जर्व कि वहां पे जो 5 स्टार होटल्स है, लग्जरियस प्रॉपर्टीज, उनके लिए सोलर लोगों ने लगा रखा है। तो
तो जब वो लोग इतनी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज के ऊपर सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं तो यार हम लोग क्यों नहीं? मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट माइंड, बट मुझे ऐसा कहने से बचना चाहिए। मुझे पता है कुछ लोग शायद इस चीज का बुरा भी मान सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया और जो छोटे कस्बे होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चोरी का एक बहुत बड़ा मामला है। तो मेरा ये मानना है कि बजाय चोरी करने के अगर हम लोग जनरेशन की तरफ जाएं तो कहीं ना कहीं हम कंट्री को सपोर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग अपनी देश के जयचंद है, हम एनर्जी में इसको मार देंगे भाई। जिस हिसाब से अभी वॉर आया, क्या वॉर की वजह से सोलर इंडस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट पड़ा? क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? चलो इस बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इस वॉर से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया वो आया फ्यूल को लेकर, राइट? अब फ्यूल की वजह से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हुए हैं, राइट? चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ले लो आप, चाहे आप जो एनर्जी सेक्टर है वो ले लो आप। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है, जो ये वॉर है, इसकी वजह से ओवरऑल अलग अलग इंडस्ट्री हैम्पर तो हुआ है। हम उसको हटा नहीं सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं, वी कांट डिनाई इट। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लर्निंग मिला है। जैसे कोविड से हमें एक लर्निंग मिला था, ऐसे ही मेरा ये मानना है कि हमें एनर्जी को लेके किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो जब से 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन या जो इंजन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो आप देखोगे यूरोप इंजन बनाता है, गल्फ कंट्रीज जो है फ्यूल सप्लाई करती है और हम लोग एज एन कंज्यूमर उनको सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। तो व्हाट आई अपील टू द नेक्स्ट जनरेशन और द गाइज जो मेरे एज में है या काम करना चाहते हैं, मेरा ये उनको एक बहुत क्लियर मैसेज है कि क्यों ना हम लोग हमारी खुद की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, क्यों ना हम हमारे खुद के इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स पे काम करें, और क्यों ना हम हमारे देश को एक सोलर इंडस्ट्री या सोलर जैसे टूल्स या सोलर विंड एनर्जी और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उस पे शिफ्ट करके फ्यूल की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो हमारी ही कंट्री के अंदर एक कंप्लीट इकोसिस्टम बिल्ड होगा, बैटरी हमारा, ऑटोमोबाइल हमारा और एनर्जी हमारा। तो हमारा जो एक मोटा पैसा है वो यूरोप के पास, गल्फ कंट्रीज के पास जाना बंद होगा। तो ये कंज्यूमर को समझने की जरूरत है और कंज्यूमर को भी समझने की जरूरत है, और जो आज के यूथ है उनको भी समझने की जरूरत है कि इंडस्ट्री बहुत खाली है, इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। मैं बहुत सी बार सुनता हूं कि सर कोई कॉम्पिटिटर आ गया। नहीं यार, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मुझे कोई कॉम्पिटिटर नजर नहीं आता है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि इसको सर्व करने के लिए लोगों की जरूरत है। तो डेफिनेटली इस वॉर से हमें सीखने को मिला है कि जितना हमारी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी उतना हम सब लोगों के लिए अच्छा है। चाहे वो क्रूड ऑयल जब हम लोग डॉलर्स में खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का एक मोटा पैसा इंडिया से बाहर चला जाता है। इसको कौन बचा सकता है? एक गांव का बच्चा जो स्कूल पढ़ने जाता है, पेट्रोल से जा रहा है, अगर वो अपने घर पे ही सोलर लगा दे, वहीं से वो करंट यूज करे और स्कूल जाके आ जाए, क्या उसके नाम का डॉलर कहीं गल्फ कंट्रीज में गया है क्या? तो दैट इज समथिंग जो हम सबको समझने की जरूरत है। बट और लोग समझ भी रहे हैं, ना केवल सिर्फ टॉप सिटीज में, बट मैं जब गांव में जाता हूं, मतलब बिल्कुल जो लोग आज मैं देख रहा हूं, तो सब लोग चाहते हैं कि क्या चेंज करना है। गवर्नमेंट इस चीज में काफी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है और काफी अच्छी स्कीम्स भी लेके आई है। तो नो डाउट इस वॉर से काफी सारी चीजें सीखने को है। सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना सीख पाएंगे। क्या कभी ऐसा हुआ कि कंपनी माइनस में चली गई हो, लॉस हो गया हो? ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई लॉस हुआ, बट यस, जब आप बिजनेस करते हैं तो लॉसेस इज इन पार्ट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू पैरेलल फैक्टर जो एक साथ काम करते हैं। तो आई डोंट थिंक ये कोई लॉस वॉस वाला कोई सीन है। बट यस, चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इंडिया में अभी लास्ट कुछ सालों से अचानक से इसमें ड्रास्टिकली चेंजेस आए, तो पॉलिसीज फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, हर 3 महीने में एक नई पॉलिसी आ जाती है। तो जब हमारा एक अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट हुआ तो हम लोगों ने एक नेट मीटरिंग का स्टॉक करके रखा था, और अचानक से गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आती है कि फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड आपके मीटर हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे। तो जो हमारे नेट मीटर का जो गुड्स हमने स्टॉक किया था वो कहीं ना कहीं हमारा
जो है डेड स्टॉक में खड़ा हो गया था। बट लेटर ऑन हम लोगों ने फिर जो अदर स्टेट है जहां पे नेट मीटर अभी भी ऑपरेशनल है, वहां पे हमने उस नेट मीटर को सप्लाई करके हमारे बुक्स को क्लियर कर लिया। तो आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई लॉसेस एज सच हुए हैं, बट अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो कुछ लॉसेस आपको मान के चलना पड़ेंगे। कभी आपको ऐसा लगा कि हमें बिजनेस बंद कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। और इवन डे बाय डे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता गया। मतलब जब मैं लोगों से मिला और उन्होंने लिटरली बोला कि मेरे बिजली का बिल माइनस में आ रहा है, सर मैंने अभी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद ली है। मैंने बोला क्यों? बोले सर जब घर की बिजली है तो फिर स्कूटी लेने में प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों फ्यूल वगैरह पे डिपेंडेंट रहूं। तो जब लोगों से, कस्टमर साइड से हमें बैक टू बैक ऐसी बातें सुनने को मिली, जिससे हमारा जो मोटिवेशन था वो काफी पीक तक गया और हमें लगा कि हम इस बिजनेस से बाहर नहीं आएंगे। हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज, प्रोडक्ट वाइज अपने आप को धीरे धीरे सिस्टम ओरिएंटेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट करें। बट इस मार्केट से, रिन्यूएबल सेक्टर से बाहर जाने का इरादा कभी नहीं। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में कंटिन्यूअसली इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट को सर्व करने के लिए बैठे हुए। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट को शुभम सोलर सॉल्यूशन बखूबी सर्व करेगा। हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करते वक्त एक ना एक कोई प्रॉब्लम तो 100% आती है, और सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि सभी के पास स्टार्टिंग में फंड्स नहीं होते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील किया? जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फंड्स को लेके बड़ा प्रॉब्लम रहता है, इनिशियल पैसा नहीं मिलता है, और वो भी प्रॉब्लम तब बड़ी हो जाती है जब आपके घर में ऑलरेडी कोई पैसों का सोर्स ना हो। तो हम लोगों में यहाँ पे एक एंजल इन्वेस्टर मैं कह सकता हूँ, मेरे एक चाचा हैं, उन्होंने हमने कुछ इनिशियली पैसा दिया था कि यार आप लोग बिजनेस स्टार्ट करो, और मैं ये मानता हूँ कि आपकी लाइफ में आपके कोच वैसे ही होने चाहिए। आई रियली वांटेड टू थैंक हिम कि उन्होंने मेरे से जो वर्ड्स बोले वो अगेन मेरे फंड्स के आंसर को जस्टिफाई करते हैं। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और बोला अगर तेरा बिजनेस अच्छा चलता है तो वी विल शेयर द प्रॉफिट्स, अगर तेरा प्रॉफिट नहीं बनता है तो मुझे कोई भी पैसा मत देना। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे पैसा दिया और ही टोल्ड मी कि भाई तू बड़ा अच्छा काम करेगा, मुझे तेरे ऊपर कोई डाउट नहीं है। तो वहां से हमें इनिशियल फंड्स मिला और फिर हमें एक बात समझ में आ गई थी कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं, यहाँ पे इनिशियली हम लोग खुद ही काम करते थे तो किसी को सैलरीज बांटनी नहीं थी। इनिशियली हमारे खुद के ही जो घर होते थे वहां से हम लोग स्टार्ट करते थे, तो कोई ऑफिस और वेयर हाउस या गोडाउन के एक्सपेंसेस भी नहीं होते थे। तो जो उन्होंने पैसा दिया वो हम लोग बेसिक जो खर्चे होते थे उनको मैनेज करने में यूज करते थे, और कस्टमर से हमेशा 100% एडवांस पेमेंट पे फंक्शन किया। मतलब पहले आप पैसा दो, फिर हम गुड्स खरीद के हम लोग सर्व करते थे। और इस प्रोसेस को हमने जो प्रीवियस हमारे जॉब्स में सीखा था उसको इतना इफिशिएंट तरीके से किया कि कभी हमारे पास में फंड्स का शॉर्टेज क्रिएट ही नहीं हुआ। और उसके बाद कंटिन्यूसली एक पैसा है जो एक साइकिल है वो चलता रहा, और धीरे धीरे जब हम बल्क क्वांटिटी में परचेस करने लगे तो कुछ चीजें हमें कुछ गुडविल की वजह से क्रेडिट पे मिलने लगी। जैसे ही कंज्यूमर में पैसा देता था हम लोग उस पैसे को रीपे कर देते। तो हम लोगों ने दो चीजें बड़ी शुरू से क्लियर रखी, जो लोन है उसमें नहीं फंसना है, राइट। दूसरी चीज जो हमने की वो ये करी कि कस्टमर के साथ पेमेंट टर्म्स को लेके बहुत क्लियर है। हम 2 रुपए सस्ता दे देंगे पर उधार नहीं देंगे। इस चीज का सबसे बड़ा फायदा हमें मिला कि कभी भी हमें हमारे बिजनेस में कैपिटल को लेके शॉर्टेज क्रिएट नहीं हुआ, और आज तक कंप्लीटली हमारी कंपनी बूटस्ट्रैप है। हमने किसी से 1 रुपए की फंडिंग आज तक नहीं ली है। और जो भी हमारे कंज्यूमर होते हैं उनके साथ हमारी डील इसी तरीके से होती है कि आप एडवांस दीजिए, हमारे काम को बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट करके देंगे।